अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, वैसे तो उत्तर प्रदेश में पौने 2 साल के बाद असेंबली इलेक्शन होना है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल फील्डिंग अभी से सेट होना शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और पीडीए उनका प्रमुख एजेंडा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और आजकल मायावती सबसे अधिक समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं और आजकल अपनी पार्टी के कसबल भी वो थोड़ा टाइट कर रही हैं। हम समग्रता के साथ चर्चा करेंगे कि ये जो पीडीए का मुद्दा है, एनडीए ने जो मुद्दा उठाया है, इन मुद्दों पे कौन किसके साथ रहेगा, क्या गठबंधन होगा या भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, अन्य दलों में क्या कुछ चल रहा है। आज पूरी चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि 2027 का असेंबली इलेक्शन उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी। तो अलायंस को लेकर एक जो भ्रम की स्थिति बनी थी और पिछले दिनों जिस प्रकार की असहज स्थिति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच थी, उसमें अखिलेश यादव की स्टेटमेंट के बाद अब प्रतीत हो रहा है कि ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उधर बहुजन समाज पार्टी भी तैयारी कर रही है और बीजेपी तो अपना एनडीए के साथ खड़ी ही है। तो क्या 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे पीडीए नामक अस्त्र के साथ, या फिर 2017 और 2022 जैसी स्थिति में ही पहुंचेंगे? और उस पर भी महत्वपूर्ण भूमिका मायावती निभाएंगी। वैसे उनके पास विधायक भले कम हो, लेकिन जो उनके पास वोट प्रतिशत है, तकरीबन 9-10% का वोट इस वक्त उनके पास जो बचा हुआ है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहाँ 1% 2% पे बड़े खेल हो जाते हैं और किसी के पास 10% का वोट है, वो भले ही चुनाव न जीत पाए, लेकिन हराने के लिए वो किसी को सक्षम है। यही काबिलियत उन्हें मायावती बनाती है। तो उनका क्या रुख होगा? इन दिनों मायावती के आप स्टेटमेंट अगर देखें तो प्रतिदिन तकरीबन एक ट्विटर पे 1 या 2 स्टेटमेंट आते हैं और आजकल वो समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी का कारण भी दरअसल 2024 के परिणाम। क्या जो दलितों का एक बड़ा वोटर वर्ग जो उस वक्त के इंडिया अलायंस के साथ गया था, क्या वो कंटिन्यू रहेगा उनके साथ या फिर मायावती उसे वापस लाएंगी? मायावती को पॉलिटिकल थ्रेट किससे है? अखिलेश यादव से या फिर योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि बीजेपी के साथ भी दलितों का एक बहुत बड़ा वोट शेयर गया और अगर गया नहीं होता तो 2017, 2022, इनफैक्ट 2024 के इस इलेक्शन में भी दलितों का एक वोट मिला, वरना बीजेपी के पक्ष में जिस प्रकार का माहौल था और जैसे परिणाम आए, उसने सबको हतप्रभ किया। तो क्या वाकई में ये जो पीडीए का एजेंडा लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं, क्या वो एजेंडे की वजह से बीजेपी कुछ दबाव में है? हाल फिलहाल बीजेपी के जो कार्यक्रम, जो उसकी नीतियां और एजेंडा देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज के तरीकों में भी थोड़े बदलाव की आहट दिख रही है। बदलाव इस बात का कि अब थोड़ा सा वो पिछड़े और दलितों के एजेंडे पर बीजेपी, उनका संगठन और सरकार की नीतियां फोकस कर रही हैं। और मैं ये बात एविडेंस बेस्ड रखूँगा, क्योंकि आपको याद होगा कि 14 अप्रैल को यानी बाबा साहब के जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो एक बहुत बड़ी ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम लेकर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और ये स्कीम बाबा साहब के नाम पर होगी। उसके बाद कुछ पोस्टिंग्स भी हुई, उसमें भी पिछड़ा और दलित वर्ग को काफ़ी तवज्जो दी गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो पीडीए का एजेंडा लेकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनका अलायंस बढ़ा, इसकी वजह से बीजेपी भी अपनी नीति और रीति में परिवर्तन करने को मजबूर हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश यूनिट का अध्यक्ष मिलना बाकी है और जिस प्रकार की मीडिया की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के संगठन की चर्चाएं हैं, जिस प्रकार का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों के हाथ में संगठन का नेतृत्व देना ही पड़ेगा और उसके पास विकल्प कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट सरकार नहीं बनाते हैं, वो एक इन्फ्लुएंशियल की भूमिका निभाते हैं। यहाँ पिछड़े और दलित समाज की हिस्सेदारी बहुत बड़ी होती है। तो इनको इग्नोर करके या इनको साइड में करके या इनको बिना कुछ दिए इनके वोट लेना उत्तर प्रदेश में मुश्किल है। तो क्या बीजेपी ऐसा करने जा रही है? बहनों भाइयों, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जिसकी शायद हम लोग को भी नहीं पता और आप लोग को भी नहीं पता, लेकिन जो आउटकम आते हैं हम उसे संकेतों के जरिए पकड़ते हैं।
तो जो संकेत हमें मिलते हैं उस वो बताते हैं कि अपोजिशन का तो फुल टाइम 100% एजेंडा पिछड़ा और दलित है। अब बीजेपी के एजेंडे में भी उसको बड़ी प्राथमिकता मिल रही है। और जो अलायंसेस बने हैं, ये अलायंसेस क्या 1.25 साल का वक्त है, कंटिन्यू रह पाते हैं नहीं रह पाते हैं ये अलग विषय है। लेकिन आज के धरातल पर हम देखें तो बीजेपी अपने संगठन अपने सहयोगियों के साथ यूनाइट खड़ी है। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो अलायंस था, अब चूंकि अखिलेश यादव ने कह दिया इसलिए अब उस पर कोई शक नहीं बनता कि इनके बीच कोई असहजता होगी। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास भी कुछ उससे जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो पीडीए का प्लेटफॉर्म है, ये सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी एसटी के ऊपर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है पूरे देश में। सबसे ज्यादा अगर किसी समाज पर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है तो हमारे दलित भाई हैं। ये दर्शाता है कि कितना अहंकार है वो कुछ लोगों के अंदर। उन्हें कोई परवाह नहीं है कानून की, कोई परवाह नहीं है नियम की। इनका पीडीए जो फॉर्मूला वो फेल हो गया। अब इनको जो अखिलेश जी को दर्द हो रहा है। ये जो आस्था से जो सनातनी जागे हैं इस देश के, पूरे देश के और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के, उनको बहुत दर्द हो गया है कि उनका जो पीडीए है वो फेल हो गया है। इसलिए ये अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। डॉक्टर एमएच खान बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम में, और पीयूष मिश्रा एसबीएसपी के प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। उदयवीर जी, तो आप कोई शक नहीं रह गया है कि आपकी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा, लेकिन ये जो पीडीए का एजेंडा लेकर आपकी पार्टी बढ़ रही है, क्या आपको एहसास है कि बीजेपी भी उन्हीं नीतियों पर चल रही है और आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है? और इसमें सवाल नंबर 2, आजकल मायावती आपसे बेहद नाराज़ हैं, कारण? देखिए, 2 बातें हैं। आपने कहा कि बीजेपी वही एजेंडा लेके चल रही है। सवाल ये है कि बीजेपी की सरकारें हैं दोनों जगह और बीजेपी को करके दिखाना है। वो एजेंडा लेने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो डेटा बता रहा है, जो फैक्ट्स फिगर हैं, जो केसेस हो रहे हैं और जिस तरह की एक तरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो तो सामने हो रही हैं ना, हर ज़िले में हो रही हैं। तो सरकार में रहने वाले लोगों को बात नहीं, काम करके दिखाना होता। और काम वो एक प्रभुत्ववादी जो माहौल है, जो लीडरशिप है, उसकी ही चल रही है। कोई भी संस्था उठा लीजिए, उसमें 1 2 3 लोग हैं, वही जो चाहते हैं वो होता है। बाकी जनता और उनके विधायकों से भी कोई मतलब नहीं है। और विधायक भी समय समय पे रोना गाना करते रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी को लेके कितने विधायक रोते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं रोड पे। अभी सिद्धार्थनाथ सिंह सनातन की बात कर रहे थे, वो एक विधायक सड़क पे खड़े होकर रो रहा था कि पूजनीय रामायण को नीचे फेंक दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। तो मुद्दा करने का है। समाजवादी पार्टी ने लगातार 2017 से लोगों के सामाजिक शक्तियों के में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का और उनके बीच में अपनी विश्वास जीतने का काम किया है। 2017 में जब हमारी सरकार गई तो जो जितनी सीट हमें आई, जितना परसेंट ऑफ वोट आया, उससे ज़्यादा 2019 में आया। उससे ज़्यादा सीटें और परसेंट ऑफ वोट 2022 में आया और उससे ज़्यादा 2024 में आया। लगातार समाज, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि जितना हम बढ़ाना चाहते थे उतना नहीं बढ़ा पाए। वो थ्रेशोल्ड लेवल जो सरकार बनाने का होता है वो नहीं पा पाए थे 2022 तक। लेकिन 2022 में भी ऐतिहासिक वोट आया। इतना वोट समाजवादी पार्टी को कभी एक सबमिशन है मेरा। और 2017 देखें और 2022 देखें, दोनों में आपके सारे एक्सपेरिमेंट फेल्ड रहे। नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट फेल नहीं रहा। जहां तक हमें पहुंचना चाहिए, 2022 में हमको 36% वोट मिला, 125 सीटें मिली। 36% वोट इससे पहले समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिला था। इससे पहले की सरकारें 32% वोट पे बनती रहीं। और जो 2024 में हमको लोकसभा में वोट मिला, अगर इसको हम सीट में कन्वर्ट कर दें तो वो 225 से ऊपर जाता है। और उसके बाद एक और बात पे आ जाइए, जो सरकार का प्रभाव रहा लोकसभा चुनाव में,
जिस तरह की प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग रहा, जब स्टेट इलेक्शन होता है तो उस प्रेशर से वो मशीनरी फ्री रहती है। तो सवाल ये है कि आजकल बहन जी समाजवादी क्यों पार्टी नाराज ने लगातार लोगों को पार्टी में शामिल करके, ओके, लोगों के साथ संबंध जोड़ के, उनका सम्मान रख के, उनको राजनीतिक भागीदारी देके, हिस्सेदारी देके, 2024 में लोग कहते थे जिस तरीके से हर जाति वर्ग के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड सबको समायोजित करके जो हिस्सेदारी दी, उसका परिणाम है कि लोगों अच्छा, ने बहन साथ जी दिया। से तो इतनी खासी अच्छी खासी दोस्ती थी आप लोगों की, फिर अचानक ये क्या हो गया? आजकल मैं देखता हूँ कि वो आपसे बेहद नाराज हैं। अभी भी हमारी दोस्ती है। तो ये इतनी गाली खा रहे हो दोस्ती में? किसी मुद्दे पर राजनीतिक नाराजगी होगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का विचार और पार्टी का गठन पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, विचार और जिस तरह का प्रभुत्ववादी नेतृत्व है उसके खिलाफ हुआ है। मान्यवर काशीराम जी से लेके, बाबा साहब से लेके, डॉक्टर लोहिया से लेके, जितने भी पुराने सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग रहे हैं, उन सब का जो मूल मुद्दा रहा है वो इन्हीं शक्तियों तो के खिलाफ आपके रहा खिलाफ क्यों है। तो स्टेटमेंट जब देती अंतिम लाइन खिंचेगी तो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हमारी जीत में अपनी जीत और उनकी जीत में हमारी जीत क्या देखेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अलायंस कर लें अलायंस तो नेतृत्व बीएसपी के करता साथ? है, अलायंस नेतृत्व करता है। मैं अलायंस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जब समाजवादी पार्टी जीत रही होगी तो बहुजन समाज पार्टी के हार्डकोर लीडर्स को भी लगेगा कि भाजपा से बसपा सपा Thank you, जीतना sir. अच्छा हुआ, और अगर सपा का बहुत कोई आदमी शुक्रिया। जीत रहा होगा तो मैं उसे धन्यवाद, भाजपा सर। के उम्मीदवार धन्यवाद। से बढ़िया जीतता हुआ पसंद। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। इन दिनों ये लोग पिछड़ा दलित का एजेंडा लेकर आपकी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी पार्टी अपनी नीति और कार्यक्रमों में कोई परिवर्तन कर रही है, कोई प्रेशर में है? दूसरा, आपकी पार्टी अब तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पाई? और तीसरा, इस बात का मेरा सवाल है आपसे कि अब इनका अलायंस तो कन्फर्म हो गया है कांग्रेस के साथ, अब आप अपनी रणनीति बदलेंगे? ब्रजेश जी, 3 सवाल आपने किए हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात आपने की है, पीडीए की, लेकिन जो पीडीए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चाहते हैं वो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सैफई परिवार का पेट भरो, बाकी जनता भाड़ में। नारा पीडीए का देते रहो, लेकिन जब देने की बारी आएगी तो सिर्फ अपने परिवार, अपने जाति विशेष, अपने खाप को देने की वो प्रयास करते रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने नेपथ्य में देखा है। जहाँ तक कि आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी ब्रजेश जी बहुत दिन नहीं बीते हैं, अभी दिल्ली का चुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी वहाँ पर सपोर्ट कर रही थी आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। जब ये बात उठाई गई तो कहा गया कि इंडिया अलायंस तो देश के इलेक्शन के लिए है, राज्यों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब इंडिया अलायंस के सारे खांचे तो अलग अलग पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहाँ पे सिर्फ फुटबॉल थी। बंगाल में ममता जी ने घुसने नहीं दिया कांग्रेस को। अलग अलग क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की वहाँ पे बांह दबाई। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में नहीं घुसने दिया। अब कांग्रेस किस तरीके का गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी के साथ, ये एक बहुत बड़ा अभी भविष्य में क्वेश्चन मार्क है। तीसरी बात आपने जो कही, आपने नीतियों और कार्यक्रमों में परिवर्तन किया है? नहीं, तीसरी बात हम कह रहे हैं कि हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। हमारा जो मूल सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, उसकी अवधारणा में हम काम कर रहे हैं। हमने इधर वक्फ बिल पर ला करके जो कमज़ोर पसंदीदा मुसलमानों के साथ जो जाति हो रही थी, जो कमज़ोर मुसलमानों के साथ जाति हो रही थी, जो गरीब तबके के लिए जो वक्फ की संपत्तियां जिनका उपयोग करने के लिए दिया गया था, उसका जो है बड़े बड़े मठाधीशों ने अपने हितों में उपयोग किया और लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमने सबके साथ सबके विकास की अवधारणा पर काम किया है। गरीब के घर में रोटी कैसे पहुँचे, उसके घर में पैसा कैसे पहुँचे, उसकी गैस कैसे बने, कैसे वो अपना घर का मकान बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। लेकिन समाजवादी पीडीए रटती है। लेकिन जब 86 में 56 एसडीएम खाली एक जाति विशेष के बनाए जाते हैं, जब चार भर्ती बोर्ड, आप बोल लेना, जब नौकरी देने की बात वेरीफाइड नहीं है अभी, जब नौकरी देने की बात जब नौकरी देने की बात आती है तो 4 भर्ती बोर्ड होते हैं। चारों भर्ती बोर्ड अखिलेश यादव जी के स्वजातीय बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। क्यों? तो वहां कहाँ पीडीए चला गया, अल्पसंख्यक कहाँ चला गया। और जब कोई पद देने की बात होती है किसी पार्टी के अंदर तो अखिलेश यादव जी किसको पद देते हैं? खाली अपने परिवार के अलावा राम गोपाल जी, शिवपाल जी, उनके बेटे, उनके भतीजे, यही सब चलता आ रहा है। तो कहाँ आका पीडीए है? मुसलमान वहां पर कहाँ खड़ा होता है? और जब मुसलमान को जो समर्थन करते हैं वो आजम खां जैसे। आज आपको मुसलमानों के लिए इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं देखा कि आप वक्फ वाला भी बोले, अभी फिर मुसलमानों के लिए चिंता की, इतनी फिक्र कैसे हो गई मुसलमानों के लिए? बात यह है कि मुसलमान को कांग्रेस ने सिर्फ ठगा है जीवन भर, सिर्फ उसको डर दिखाया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी।
2014 में उसको कूड़े के ढेर में डाल के रखा। उस सच्चर कमेटी ने कहा था कि जो वक्त की संपत्तियां हैं उनको आम गरीबों को मदद नहीं मिल पा रही, उनको मदद करिए। उन्होंने सच्चर कमेटी ने कहा था कि गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाइए, उनका स्तर बढ़ाइए। सर मैं तो सोचा आज आप पिछड़ा दलितों के लिए वकालत करोगे, आज तो आप मुसलमानों के लिए काफी फिक्रमंद हैं। मुझे याद आ रहा है ना ब्रजेश जी, दलितों की आप बात कर रहे हैं, मैं कर ही दे रहा हूँ। कहाँ इन्हीं कर के रहे हैं? नेता, इन्हीं आज के नेता तो आजम मुसलमानों की खान, चिंता अरे है। इन्हीं के नेता आजम खान जमीन पर कब्जा करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रख करके, और जिधर इशारा करते हैं उधर वहां की जमीन अगली बार कब्जा करेंगे। ये दलितों पे आरोप लगाते थे आजम खान साहब, और अखिलेश यादव जी हंसते थे, उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया। कभी आजम खान को एक सवाल मैंने उदयवीर जी से किया था, आपसे पूछता हूं, आपका मायावती से क्या कनेक्शन है? मायावती जी से इस देश की एक नेता है, जैसे अखिलेश यादव जी नेता है, जैसे मायावती जी नेता है, जैसे राहुल गांधी जी नेता है। क्या है आपका उनसे? मेरा तो व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं है, और हमारी पार्टी ने जरूर उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन उन्होंने धोखा दिया है हमारी पार्टी। यही कनेक्शन है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। तो भाई आधिकारिक ऐलान हो गया, आप हालांकि काफ़ी पहले से पैरवी कर रहे थे, कहते भी थे आप डिबेट में, तब हम लोग मानते नहीं थे कि भाई पहले ऑफिशियल ऐलान हो जाए। तो आपकी बात तो सही निकली, ऐलान तो हो गया, गठबंधन तो हो रहा है, लेकिन क्या नियम और शर्तें हैं ये नहीं बताई आप लोगों ने। तो नियम और शर्तें आपको क्यों बताएं? यहाँ बता दो सर, पब्लिक को तो बताओ। नहीं, आपको क्यों बताएं? आप जाके सीएम ऑफिस में बता देंगे तब। अरे तो पब्लिक तो सुनेगी, पब्लिक के बीच तो बताओगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने वाला। हमारी नियम और शर्तें हम जानेंगे, उदयवीर भाई जानेंगे, अखिलेश जी जानेंगे, राहुल जी जानेंगे। हम आपको तो कतई नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं। आप आलोक अवस्थी जी को बता देंगे। अरे तो सुन रहे हैं, यहाँ कोई छिपी बात थोड़ी है। हाँ, तो हम बिल्कुल इसीलिए तो नहीं बताएंगे। हमारा तो काफी देखिए डरे बड़ा, हुए हैं। हाँ हमारा बड़ा, नहीं हम डरे नहीं, आपसे सतर्क हैं, आपसे पूरी तरीके से सतर्क हैं। प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी। तो आप ये बताइए कि इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि पिछड़ा और दलित एजेंडा काफ़ी हावी है, तो क्या आप लोग का मेन एजेंडा 2027 के लिए आपकी पार्टी का भी यही रहेगा? निश्चित तौर पर हम तो जातीय जनगणना के समर्थक हैं, हम आरक्षण के समर्थक हैं, लेटरल एंट्री के विरोध में हैं। हम नल के, नील के, कोल के, भील के, दलित के, आदिवासी के, पिछड़े के, महिला के, नौजवान के समर्थक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से थोड़ी हैं कि इन सारे वर्गों का संसाधनों पर कब्जा करके किसी अडानी को दे दीजिए और इस सारी की सारी जनता को 5 किलो अनाज दे दीजिए। हम तो इसके समर्थक नहीं है ना, हम तो इसके विरोधी हैं। इसीलिए और यही काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और आगे यही काम जो लोग हम साथ करेंगे वो हमारे साथ आएंगे। अभी आलोक भाई बड़े मुसलमानों के लिए दर्द इनका हो रहा था, तो हम तो पूछ रहे हैं कि आलोक जी, हम तो आप सच्चर कमेटी की बात कर रहे थे, हमने तो लागू नहीं की, आपने लागू कर दी क्या? अगर आप में, मैं चुनौती देता हूं, आप में हिम्मत है, हैसियत है, हौसला है, तो बातें छोड़ करके, ये बतकही छोड़ करके सच्चर कमेटी लागू कीजिए ना। नंबर 1। नंबर 2, आप हमें बताइए, हमसे पूछते हैं कि मुसलमानों को नहीं दिया, फलाने को नहीं दिया, तो आपने कितने मुसलमानों को पूरे देश में टिकट दिया? कितने लोगों को एमपी बनाया? कितने लोगों को मुसलमानों पे नहीं है, मैंने उनको भी समझाया। कितने लोगों को आपको भी आपने क्या समझा रहा बनाया? आप मुझे जरा बता दीजिए। आज थोड़ा पिछड़े दलितों पे बात करते हैं सर। नहीं तो अभी, अच्छा हाँ बताइए, करिए ना सर। तो बताइए ना, आपके पास उनके लिए क्या एजेंडा है? क्या एजेंडा? या सिर्फ उनके इमोशंस को आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं? हम उनके, वैसे 2017 में ये एक्सपेरिमेंट फेल्ड था उनके लिए इतना बड़ा एजेंडा हमारे पास जातीय जनगणना का है। इतना बड़ा एजेंडा है कि आज की डेट में संविधान तोड़ने के लिए निशिकांत दुबे जैसा गद्दार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक कर रहा है, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अलग तो कर रही है, लेकिन उसको डिफेंड भी कर रही है। ऐसे राष्ट्रद्रोही लोग जो संविधान को तोड़ करके आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान को तोड़ करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान को तोड़ करके कहीं ना कहीं देश की संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे संविधान को कौन तोड़ रहा है बता दो। आप संयम रखिए, उसका सत्य संयम। दे मैं दे। पूरा समझ दूंगा, पहला राउंड है, पूरा सेकंड और बचा उनके पास कंप्लीट करनी। सुरेंद्र जी को प्लीज। ऐसे मैं आलोक भाई आपको बीच में बोलने नहीं दूंगा। आप बोलिए सर, आप मत बोलने दीजिए, लेकिन तथ्य बता दीजिए। मूल रूप से जो संविधान को तोड़ने वाली ताकतें हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी लगातार सीधे गद्दारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अच्छा, अभी मैं देखा कि मायावती जी काफी नाराज हैं आपके प्रमुख घटक सर। प्लीज वेट सर, समाजवादी पार्टी से काफी नाराज हैं, आपसे भी कभी कभी नाराज हो जाती हैं, लेकिन उदयवीर जी कह रहे हैं कि भाई
बात तो बन भी जाएगी, उनके समर्थक तो आ ही जाएंगे। हमारी क्या लड़ाई मायावती भाजपा से उनसे है नहीं ना। नहीं, क्या मायावती अलायंस का पार्ट हो सकती है? जिससे उसे देखिए, बहुजन समाज मिशन अलायंस का पार्ट होगा, बहुजन समाज पार्टी होगी या वो भारतीय जनता पार्टी के पास होगी हमें नहीं पता, लेकिन बहुजन समाज का जो मिशन है, जो मिशन नल के लिए, नील के लिए, अगड़े के वही लिए, डाला पिछड़े के लिए, गया। दलित हाँ, के वही लिए डाला है, गया। वो Thank you, sir। बहुजन मिशन हमारे साथ रहेगा। बहुत बहुजन शुक्रिया। समाज पार्टी रहे Thank you, या sir। न रहे, वो मायावती जी भाजपा के साथ जाए या किसी के साथ जाए, बहुजन मिशन जो है इंडिया गठबंधन के साथ रहे। बहुत धन्यवाद। मैं पीयूष मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी तो गारंटी है ना, आप लोग तो रहेंगे एनडीए में? देखिए ब्रजेश जी, हम लोगों की तो गारंटी यही है कि हम लोग एनडीए में रहेंगे और हम लोग जिसके साथ रहते हैं उनके साथ पूरी तन्मयता से रहते हैं, नहीं रहते तो नहीं रहते। अच्छा, जो बात आपकी चल रही है दलित और खतरनाक बात कर रही है कि जब नहीं रहते तो नहीं, जो बातें चल जी जो हाँ बोलिए। चूंकि हमारे नेताजी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी प्रखर वक्ता और प्रवक्ता हैं, तो जो बोलते हैं बहुत मुखर होकर बोलते हैं। अच्छा, जो बात चल रही है अभी कि पीडीए और पिछड़ों को लेकर, एक बात आपको स्पष्ट करूं ब्रजेश जी, आपको याद होगा कि प्रमोशन में आरक्षण अगर पिछड़ों का खत्म किया तो वह केवल और केवल समाजवादी पार्टी थी, आपको अच्छे से याद होगा। और तीन गेस्ट हाउस कांड, दलितों के लिए इनका कितना प्रेम है सबको याद है। और उसके जिसके फलस्वरूप आपने कहा भी है, बहन कुमारी मायावती जी आके बोलती रहती भी हैं जी। हाँ, आप कंटिन्यू करिए। तो प्रमोशन में आरक्षण अगर किसी ने खत्म किया पिछड़ों का, तो वो समाजवादी पार्टी थी। और अच्छा, आप देखो, एक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो हाथ मिला लिया, ऑफिशियल अलायंस इनका हो गया है। अब आप लोग के पास क्या रणनीति है इनसे निपटने के लिए? 2017 में भी ऐसे ही, 2017 में ब्रजेश जी ऐसे ही दो लड़कों की जोड़ी निकली थी, खूब प्रचार प्रसार हुआ था, तब हमारी पार्टी एनडीए का ही हिस्सा थी। रिजल्ट क्या हुआ? 100 सीट पे कांग्रेस लड़ रही थी, कितने विधायक चुने गए सबको पता है, और समाजवादी पार्टी कहां चली गई सबको पता है। ठीक, वो बात तो अलग है। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी बाई इलेक्शन हुए, पहले के बाई इलेक्शनों में क्या होते थे, आपको याद होगा, कन्नौज में डिम्पल जी जो है निर्विरोध सांसद चुन ली जाती थी। अब की बार 11 में 2 तो समाजवादी पार्टी पाई गई। और अगर आप कटहरी की बात करें, वहां पर आजाद समाज पार्टी और बसपा ने चुनाव लड़ा, हुआ रिजल्ट क्या हुआ? लालजी वर्मा पिछली बार जीते थे, उनकी वाइफ अब की हार गई। और वहीं मिल्कीपुर में अगर आप देखेंगे तो बसपा ने लड़ाई नहीं लड़ी, बसपा ने मैदान नहीं, आलोक जी तो लड़ लेंगे, इनको पटकर कठिनाई नहीं है समाजवादी पार्टी से लड़ने में। ये दो हाथ करने को तैयार हैं, बशर्ते ये गारंटी चाहते हैं कि आप अखाड़े में रहोगे, ऐसा तो नहीं रिंग कूद के निकल जाओ। बाकी ने कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़ लेंगे। आपको स्पष्ट कर दूं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए का हिस्सा है। और मैं एक चीज आपको और खुलासा कर दूं, आप इंडिया अलायंस से पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती जी एनडीए का भी पार्ट बन जाए अगले चुनाव में। अब अपनी चिंता नहीं है, और ये बात आलोक अवस्थी कहें तो समझ में आए। मत इतना बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए कि बाद में लोग हंसे। अभी रुक जाओ, मैं डॉक्टर एमएच खान को ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको। मैंने 2 एग्जांपल दिए, कटहरी का और एक मिल्कीपुर का। देखिए वहाँ पे क्या हालत हुई। मैं नहीं जानता, ये काम तो आलोक जी करना था, आप कैसे कर रहे हो तो वो खुद ही बताएंगे। वो डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया खान साहब। क्या इन दिनों राजनीति का विमर्श खान साहब बदला है? थोड़ा पिछड़े और दलितों के प्रति का जो एजेंडा है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, इन दिनों मैं देख रहा हूँ ये लोग अतिरिक्त मोहब्बतें लुटा रहे हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी। नहीं, मैं मिश्रा जी आपसे अभी कह रहा हूँ, अभी माननीय अखिलेश यादव जी का बाइट सुनवाया आपने, उन्होंने दलित और पिछड़ा सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है दलितों के ऊपर, ये मानता हूँ मैं कि घोड़ी पे चढ़ने से उनको मारा जाता है, घर उनका गिरा दिया जाता है। लेकिन वक्फ बिल के समर्थन में संभल में 300 लोगों ने पट्टी बांधी थी, काली पट्टी। क्या इस देश में प्रदर्शन करने का हक नहीं है? क्या इस देश में अपनी बात कहने का हक नहीं है? 300 लोगों को 2 लाख का जुर्माना और 2-2 लाख का मुचलके पे उन लोगों ने जमानत कराई है। और वही आगरा में तलवार भांज रहे थे करणी सेना के लोग, एक आदमी नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं बोले अखिलेश यादव जी? मुसलमानों को पट्टी जो बंधी 2-2 लाख रुपया कौन जमा करेगा? कौन कहां से लेके आएगा? तो ना करो प्रदर्शन, सिंपल।
नहीं, क्यों नहीं करेंगे सर दूंगा सर प्लीज। क्यों नहीं करेंगे पहला साहब? राउंड। प्रदर्शन तो सर फिर जमानत हम कराओ। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण, खाली पट्टी बांधे थे ना, हम हाथ हिला रहे थे ना डंडा मार रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम नमाज पढ़ रहे थे और पट्टी बांधे थे। मिश्रा जी अल्लाह के सामने सजदा कर रहे थे, हम ये सब बता रहे हैं आपको। अब वहीं तलवार भाजी जा रही है तो उस पर कोई एक्शन नहीं। यहाँ मुसलमानों को 2-2 लाख रुपया मुचलका भरना पड़ेगा। अभी आपने देखा नहीं कि आलोक जी ने कितनी मोहब्बतें दिखाई नहीं, कि कोई मोहब्बतें मुसलमानों के प्रति खासतौर पर पसमानदा ना, अब हम पसमानदों के लिए इनके विशेष दूसरी चीज हम कह रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हो बात नहीं को? नहीं, हम बात को खूब कहाँ समझ रहे हो आप? नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जाएं? हमारा एक आइडियोलॉजी है, हमारा 4 मुसलमान एमएलसी हैं बीजेपी से, भाई कोई एमएलसी का और नाम वो बताओ नाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले जो वीसी थे ना, यार, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। उनका कुछ पूछ रहा कोई? अरे लो अब ये अब कौन सी कमाल बात? कर दिया आपने, कुछ जरा एक टिकट देते नहीं मुसलमानों को, बात क्या करेंगे? एक टिकट न विधानसभा में न पार्लियामेंट में, परिषद में 4 मौजूद हैं। वो कुछ नहीं है, वो मनोनीत जो उसको करते हैं वो उनके विचारधारा के नहीं होते, मुसलमानों की विचारधारा के ये नहीं कौन होते। सी बात हुई? ये बात मोहसिन हुई। रजा हमारे दोस्त कितने काबिल व्यक्ति हैं। मोहसिन रजा को छोड़िए, अभी ये एक त्यागी ये हुए हैं, उनको भी ले लीजिए, वो भी तो त्यागी? मुसलमान थे। नहीं वो सेंगर हो गए हैं, अब आप सेंगर बदल हो लो। गए, त्यागी हो गए, तो यही तो हुआ है कि प्रेशर पड़ेगा तो सेंगर त्यागी हो जाएंगे। नहीं, त्यागी नहीं लेकिन है, अब दूसरा बात हमारी सुन लीजिए साहब, पीडीए हम कह रहे हैं पीडीए का मतलब हमको बता दिया जाए क्या है। देखिए ए का तो मुझे मतलब 2-3 है जो मैं समझ पाया। 2-3 है। हम लोग अच्छा, पी का क्या हम मतलब? बात करते हैं। नहीं, पी का क्या मतलब? सुन तो लीजिए नहीं, पहले। सुन तो लीजिए आप भी। बोलूं? पी का मतलब? अच्छा मेरे से वास्ता नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी। अच्छा, इतने लोग। हाँ। अब पी में? नहीं अगड़ा भी है उसमें, अगड़ा अगड़ा भी छोड़ है। दिया अच्छा, पी में? पी में अब 2 है इनके हिसाब से परिवार, इनके हिसाब पिछड़ा पिछड़ा। अब डी में दलित है। दलित है। तो ए में आकर के आपने ऐसा काट लगाया है कि 5 या 7 आदमी को बांट दिया। कहना क्या चाहते हैं ये थोड़ी बनेगा क्लैरिटी। पीडीएम। एम क्या होता है? एम होता है मुस्लिम। ओ पीडीएम बनेगा तब देश चलेगा। कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, आप बनाएंगे, सब लोग मिलकर बनाएंगे। और मुसलमान मुसलमानों तो को इन्हीं छोड़ के नहीं साथ है सकते ना। आप मुसलमानों को देखिए, जब हिस्सेदारी देने की बात आई तो आपने अपोजिशन लीडर किसको बनाया? न मुसलमान को बनाया, न दलित को बनाया, न पिछड़ों को बनाया किसको? अपर कास्ट को बनाया, जिसमें 3 एमएलए खाली है। 36 एमएलए 35 एमएलए मुसलमान जीत के आया, आपने नहीं बनाया। है लॉजिक अरे, में तो दम है। ये- थैंक यू सर, ये- थैंक ये- यू। ये- अच्छा ये एक और ऐसा- सवाल का जवाब दे दो जल्दी से। ये आजकल बहन जी का क्या स्ट्रेटजी लग रही है आपको? बहन जी साफ साफ कह रही हैं गेस्ट हाउस कांड किया था, सही है, हकीकत है, इसमें क्या तो मुकदमा तो उन्होंने ही वापसी कराई थी। वापसी बड़ा दिल लेके किया। अब फिर लेकिन क्यों मुद्दा आ इन गया? लोगों ने फिर भाई एक मरते और बहस हो चुकी है आपसे कि इन लोगों ने वो काम किया जिससे बहन जी को तकलीफ हुई, फोन ही नहीं उठा रहे, हार गए तो अच्छा फोन नहीं उठा रहे। ये तो गलत बात है। ये बहुत बड़े नहीं, नेता बहुत को गलत फोन नहीं बात उठा है ये, रहे। आप- उदयवीर जी। आप फोन तो क्या उठाते। करती ये हैं? गलत आरोप है नहीं, गलत आरोप नहीं है, और सही अपना आरोप है। मनगढ़ंत बातें नहीं करनी नहीं, चाहिए। मनगढ़ंत बातें नहीं करता मैं। अब शांत हो नहीं, जाइए। मनगढ़ंत है। देवकी नंदन जी हमारे साथ नहीं, मौजूद नहीं, हैं, बहुत ही ऑफिशियल जाने बात माने होती है, पत्रकार नेताओं की फोन हैं। देवकी नहीं नंदन उठा जी रहे बहुत कि शुक्रिया आपका। मैं मैसेज आपसे नहीं जानना कर रहे। चाहता हूँ, क्या वाकई में जो सेंटर स्टेज है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का, अब पिछड़ा दलित ही सर्वोच्च प्राथमिकता वाले लोग हैं? नहीं, चूंकि उनकी पॉपुलेशन करीब 80% के आसपास है। अगर आप देखिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिला लीजिए तो करीब 80% के आसपास लोग होते हैं। आपने 3 फोटो पीछे लगाई हुई है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती की। देखिए अखिलेश यादव ने कल या आज बोला है कि हम इंडिया ब्लॉक हमारे साथ रहेगा, हम कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने क्यों इतनी जल्दी बोला? दरअसल है क्या, इस पूरे उत्तर प्रदेश का जो 2027 का चुनाव होने वाला है, इसमें अखिलेश यादव और मायावती महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस। कांग्रेस किधर जाती है, पलड़ा उधर ही पलड़ा भारी होगा। बीजेपी को की लड़ाई उसी से होनी है। 2 एमएलए आप सर, इनके ये क्या करेंगे? सर 2% वोट की बात मत कीजिए। 2% वोट कहाँ है? 9%। अच्छा, उसमें से भी कई ऐसे हैं जो बीजेपी के एजेंट मैं फिर हैं, बता- जो देखिए, अभी बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत बताए नहीं, पता नहीं कब आलों को अवस्थी के घर जाके राहुल बताया कि कांग्रेस क्या चल रहा है। राहुल गांधी ने ये जो बात कही है, क्यों, खान साहब? ये गुजरात के कंटेस्ट में कही है, ये गुजरात के कंटेस्ट में कही है। वैसे राहुल गांधी की ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी में कांग्रेस में बीजेपी के एजेंट बहुत सारे अच्छा, हैं। आप खुद इतने समय से पत्रकारिता में, आप बताइए कि क्या कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के गद्दार नहीं बैठे हुए हैं? मैं बोलता रहा हूँ बैठे,
और कितने हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, मैं- कितने हैं जो मैं- बीजेपी को मैं रोज जाके बिल्कुल- सूचनाएं बिल्कुल- देते हैं, बिल्कुल मैं इससे कितने हैं जो सरकार को जाके मैं- सजदा करते मैं- हैं, सिक्योरिटी लिए हुए हैं, अरे, घर सरकारी लिए हुए मैं हैं। बिल्कुल एकदम आप सही कह रहे हैं, लेकिन मायावती की पॉलिटिक्स को समझिए। मायावती ने जिस तरीके से अपने भतीजे को हटाया और फिर वापस लिया, और जिस दिन वापस लिया मायावती ने, उसी दिन ने बीजेपी ने अपनी सिक्योरिटी वापस ले ली, सेम डे वापस लिए। जिस दिन मायावती ने उसको वापस लिया उसी दिन सिक्योरिटी वापस हो गई। क्यों इत्तेफाक सिक्योरिटी भी हो वापस सकता हुई? है। नहीं सर प्लीज हट गई। क्यों उसी दिन हटी? क्यों सिक्योरिटी हटी? दरअसल मायावती का जो पूरा कुनबा है, मतलब जो बीएसपी का है, 2027 के चुनाव को ठीक से लड़ना चाहता है। क्यों? और आपने राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना होगा जो उन्होंने आकर के अमेठी में दिया, अमेठी और रायबरेली में दिया कि मायावती जी से तो हम दोस्ती हाथ मिलाना चाहते थे 2024 में ही। ये स्टेटमेंट छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। देखिए इस चुनाव में भाई आप ये 2027 किसी के जबरदस्ती, अब मैं कहूँ मैं आलोक अवस्थी जबरन दोस्ती करना चाहता नहीं, हूँ, ये मेरे से इंटरेस्टेड मैं- नहीं है। नहीं, interest- फिर आप कहो देखो ब्रजेश मिश्रा से तो कह रहे थे ये माने नहीं बात, नहीं, लेकिन भाई जबरदस्ती कैसे किसी नहीं, से नहीं, फ्रेंडशिप करो? जो आकाश आनंद है उनके भतीजे, वो कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ा रहे थे, इसी वजह से तो मायावती ने निकाला था उनको। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अरे, ऐसा ऐसे कोई symptom थे क्या? सर मैं फैक्ट के आधार पर बात कर रहा हूं। प्रियंका गांधी से उनके जो ससुर हैं और आकाश आनंद दोनों की मुलाकात हुई थी। ये बात रामजी गौतम ने आकर के मायावती को बताई, और रामजी गौतम ने मायावती को बताई, मायावती भड़क गए। उसी दिन उसी दिन पहले ये उन्होंने तो सुरेंद्र राजपूत ही कंफर्म कर सकते हैं कि प्रियंका गांधी से भेंट हुई थी। उसी दिन तो कांग्रेस को लेकर के हमेशा से आकाश आनंद एक पॉजिटिव रहे हैं, और मायावती कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ इस तरह का। अब देखिए बीजेपी का दबाव अभी तक था उन पर, बीजेपी का दबाव 2027 के चुनाव में नहीं होगा मायावती पर, और इलेक्शन लड़ेंगी वो। मायावती एग्रेशन के साथ लड़ेंगी, लेकिन अकेले नहीं लड़ेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, किसके साथ जाएंगे आप देखिएगा। अब किसके साथ जाएंगे ये सब पता चल जाएगा। ये 3 फोटो आपने लगा रखी है, इसमें से 2 भी एक साथ हो सकते हैं और तीनों भी एक साथ हो सकते हैं। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि आलोक जी के साथ मिल जाए। नहीं, आलोक जी के साथ तो मायावती नहीं जा सकती हैं। क्यों नहीं मायावती कभी चुनाव बीजेपी के साथ नहीं लड़ सकती। बीजेपी के साथ वो सरकार बना सकती हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बनी, पोस्ट पोल लेकिन कर जो सकती इन्होंने कहा है कि धोखा दिया, हो सकता है इसके बाद स्थिति ऐसी बने, पोस्ट पोल अलायंस बने, मायावती मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन चुनाव वो इन्हीं 2 के साथ लड़ेंगे, या इनमें से किसी एक के साथ अकेले नहीं लड़ेंगी। अकेले नहीं लड़ेंगी, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। All right. अकेले वो नहीं लड़ेंगे। वीरेन जी भी आ गए डिबेट में। वीरेन जी स्वागत आपका। तो बताइए क्या चल रहा है इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए ये बात बहुत इंटरेस्टिंग आई है कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि वो गठबंधन को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक सवाल ये आता है कि कांग्रेस भी क्या उस गठबंधन को बरकरार रखना चाहती है या नहीं, क्योंकि 2027 में अभी 2 साल हैं। पिछला साल लोकसभा का चुनाव गया है, साथ मिलकर लड़े हैं, अच्छी पोजीशन हासिल की, लेकिन कांग्रेस के साथ एक समस्या यह है कि उनके कुछ नेता उत्तर प्रदेश में 200 विधानसभा सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव गठबंधन में उनको 200 सीटें दे पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब लोकसभा का गठबंधन हुआ था उस समय भी कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा था जो चाहता था कि मायावती के साथ गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन वो उस समय मूर्त रूप नहीं ले पाया। अब जब विधानसभा में चुनाव आएगा तो स्थितियां अलग होंगी, क्योंकि 24 का माहौल अलग था, 27 में माहौल अलग होगा। ये स्थितियां बरकरार रह पाएंगी, उस पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाले लोग भविष्यवक्ता जाने। लेकिन ब्रजेश जी एक बात बहुत साफ है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो हार मिली है जी, उसका काट अभी तक वो खोजने में लगी हुई है, और कहा जाए तो इस समय दलित वोटों को लेकर ही सारी लड़ाई चल रही है, नेता आपस में भिड़े हुए हैं। बीजेपी ने उपचुनाव में 9 और 2 से जीत हासिल की 11 सीटों पर, लेकिन वो पूरे इत्मीनान में नहीं आ पा रही है। उसको ये अभी पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है कि ये परिणाम 2027 में ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि दलित वोटों को लेकर एक नया संघर्ष उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, और अखिलेश यादव अचानक से दलित वोटों के बहुत बड़े, कहा जाए तो
उसको वोट बैंक खींचने वाले नेता के तौर पर बन गए हैं। ये बात लोगों को महसूस है, इसीलिए भाजपा ने इस बार अंबेडकर की जयंती पर हर गांव में, हर बूथ पे कार्यक्रम कराया कि दलितों में यह मैसेज जाए कि भाजपा उनकी सच्ची हितैषी है। और आप देखेंगे कि जो अंबेडकर जयंती थी उस पर पूरे गांव-गांव शहरों में बड़ी भीड़ भी हुई, काफ़ी अंबेडकर स्थलों की साफ सफाई हुई। अब इन दिनों एक नया चलन शुरू हो गया है, अखिलेश यादव हर जिले में थानेदारों का जाति बता रहे हैं और वहां पर पुलिस जवाब दे रही नहीं, जितना आप दावा कर रहे हो उतना नहीं है, ओबीसी और दलित भी हैं। एक नया ये भी बवाल मचा हुआ है पिछले 4-5 दिन से। मायावती ने जरूर अपना रुख पलटा है और वो सपा के प्रति कड़ी हो गई हैं और उनको स्टेट गेस्ट हाउस कांड फिर याद आया है। इससे वो समाजवादी पार्टी के प्रति सीधी लड़ाई में है। भाजपा के लिए वो नरम दिखाई पड़ती हैं, लेकिन स्टेट गेस्ट हाउस कांड जब उनको याद आया, उसके पहले 2019 में वो सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ चुकी हैं। तो 20 साल पहले वाली बात याद है और 5 साल पहले वाली बात भूल गई। तो ये उनके साथ बड़ी समस्या सी बन गई है। अब वक्त के साथ कहानियां बदल रही हैं, परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस और सपा का गठबंधन बरकरार रहेगा ये अभी कहना अभी बहुत कठिन है, बहुत आसान नहीं है। ये कह तो रहे हैं कि हम एक साथ लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ पाएंगे कि ऐसी बात बहुत मुश्किल है। ब्रजेश जी, बसपा कभी अपने भतीजों को निकालती है, कभी समझी निकालती है, कभी वापस ले लेती है। क्या इससे उसका रिवाइवल हो जाएगा या बसपा को वोट बैंक बढ़ जाएगा, लोग उनको फिर वैसे हाथों हाथ लेंगे? बसपा के रिवाइवल के लिए मायावती को जमीन पर, सड़क पर आकर बाहर आना होगा। अच्छा, क्या ऐसा था जो अभी देवकीनंदन जी कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी? आए हैं उनकी शाखाओं से टूटे हुए पत्ते भाजपा और समाजवादी पार्टी में दलितों को जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। दद्दू प्रसाद हैं, इंद्रजीत हैं, लालजी वर्मा है, राजभर हैं, तमाम सारे लोग हैं, वही भाजपा में तमाम लोग काम कर रहे हैं। तो बीएसपी के लिए अभी कनेक्ट हो पाना ही बड़ी मुश्किल बात है, वोट बैंक को संभाल पाना तो एक दूसरी चीज हो गई। आरक्षण के मामले पर बीएसपी बयान देकर शांत हो गई और उसको वो समर्थन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने हासिल किया लोकसभा में, वो नहीं कर पाई। लेकिन सियासत में जो लोग कहते हैं कि कुछ भी संभव है, हम लोगों ने सुना था कि सांप और नेवला में दोस्ती नहीं होती है, आज तक नहीं हुई है, और बाघ में और हिरण में दोस्ती नहीं होती है, लेकिन राजनीति में दोस्तियां ऐसी होती हैं, चाहे बाघ बकरी में हो और चाहे सांप नेवला में हो, ये होती रही है, होती रहेगी। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जो लोग 2 साल पहले से गठबंधन के लिए आशान्वित हैं, उनको दूसरे ओर से भी प्रतिक्रिया आने का इंतजार करना पड़ेगा। सियासत में जो कहा जाता है वो दिखाया कुछ और भी जा सकता है। जिस रामजी लाल सुमन को लेकर इतना बवाल मचा, आज वही दलित नेताओं में आइकान बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए वो बहुत बड़ा हथियार और सहारा बन गए हैं। तो जी वीरेंद्र, साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि यहाँ कुछ और कहता है, वहाँ कुछ और कहता है, हकीकत कुछ और है, दास्तां कुछ और कहता है, और कली से ताजगी, फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन का हाल कुछ और है, बागबा कुछ और कहता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। उदयवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में आपकी पार्टी का जो अनुभव था और जैसे स्टेटमेंट सामने आए और जिस तरह की सीट शेयरिंग की इशूज़ कांग्रेस के साथ रेज हुए, आपका मन कैसे बदल गया अचानक? देखिए, जब भी गठबंधन होगा तो
तो सीटों की बात भी होगी, सीट शेयरिंग को बात भी आएगी, हर दल अपनी तरह से बात रखेगा, उसका समाधान भी करेंगे। हम बहुत गर्व से मैं कह सकता हूँ अपने नेता के बारे में कि जिससे जब गठबंधन किया है, हमने अपने स्टेट, जो हमारा मूल, जहाँ हमारा जनाधार है, उस स्टेट में जिससे बात की है उससे हमने गठबंधन मैच्योर किया है। चाहे वो बीएसपी के साथ रहा हो, चाहे वो छोटे दलों के साथ रहा हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ रहा हो, चाहे वो 17 में रहा हो, चाहे वो 24 में रहा हो। कुछ बातें, इतने सारे सवाल आ गए मेरे पास आपकी इस चर्चा में, आपके नोट करिए। सबसे पहले इतनी जल्दी घोषणा क्यों कर दी? अरे कोई अखिलेश जी ने थोड़े घोषणा की है। आप जैसे प्रेस के जिम्मेदार साथियों ने पूछा है, हम इंडिया अलायंस में हैं, इंडिया अलायंस को आगे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडिया अलायंस में हमने जो दूसरे राज्यों के सवाल आए, अगर मान लीजिए 2 इंडिया अलायंस के पार्टनर आपस में लड़ने लगे तो हमने देखा जो जिस राज्य में मजबूत है उसकी मदद की। हमने कब इंडिया अलायंस छोड़ा? तो हम स्वाभाविक रूप से अलायंस में हैं और आगे रहना चाहते हैं। अखिलेश जी ने जल्दी और लेट नहीं किया है, जब आपने पूछा है तब बताया। कोई फार्मूला भी तय हुआ है? ठीक है, नहीं वो फार्मूला तो लीडरशिप से बात करने पे होता है। दूसरा, गेस्ट हाउस की बात, बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, 19 के गठबंधन के बाद उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब ये कांड हुआ तब अखिलेश जी राजनीति में नहीं थे, उनसे मेरा ज़्यादा, और तब नेताजी थे, चुनाव लड़ रहे थे, उनका प्रचार भी किया, और उसके बाद अब नेताजी हमारे बीच में नहीं है दुर्भाग्य से। अब इस सवाल का, इस तरह की बातों का उठने का 19 के अलायंस में सारी बात होने के बाद मुझे नहीं लगता कोई प्रासंगिकता है। लेकिन अगर लोग अपनी तरफ से कहना चाहते हैं तो भाई सब स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तीसरी बात, कह रहे थानेदारों की जाति बता रहे हैं। जिन लोगों ने झूठ बोला, अभी आपके चैनल पे भी बोला, विधानसभा के अंदर भी बोला कि 46 में 56 एसडीएम हो गए थे, 46 में 56 बोला था विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने, और उसके बाद अखिलेश यादव जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे 3 बार लिस्ट मांग चुके थे, दे दीजिए रिजल्ट, दे दीजिए रिजल्ट। अब आपके सामने बैठ के कह रहा हूं, दे दीजिए रिजल्ट। और गूगल पे सब कुछ पड़ा रहता है, निकाल के दे दीजिए। तो सरेआम जो झूठ बोलते हैं, इन्हीं लोगों ने प्रचार किया कि बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड का सारा हिस्सा प्रशासन में, शासन में, अभी यहाँ भी बोल रहे थे कि ये बना दिए, वो बना दिए, सब यादव खा गए। तो अखिलेश जी यही तो पूछ रहे हैं कि जिन लोगों को, यादवों को गाली देकर आप सरकार में आए हो, उनका हिस्सा कहाँ है? यही तो, इतनी तो बात पूछ ली है, इतना दर्द क्यों है? बता दें। थैंक यू सर। रुक जाइए, एक सवाल और है, एक सवाल और है। हाँ, क्या कांग्रेस से दोस्ती आपके लिए कोई मजबूरी तो नहीं? नहीं, देखिए हमारी कोई मजबूरी और उसका नहीं है। राजनीति में एक बड़ा उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र रहना चाहिए, सामाजिक न्याय रहना चाहिए, सेकुलरिज्म रहना चाहिए, तभी ये देश चलेगा। इसी से बराबरी और सामाजिक न्याय से ही ऐसी स्थितियां बनेंगी कि समतामूलक समाज की स्थापना। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, टाइम हो गया सर। 5 सेकंड, वो बड़ा उद्देश्य है, उस बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। छोटे मोटे नाराजगी, लड़ाई, किसी ने कुछ कहा उस पर ध्यान नहीं देते। दूसरी बात एक और क्लियर कर दूं, एक साथी कह रहे थे कि पिछड़ों के प्रमोशन में आरक्षण को अखिलेश यादव जी ने रोका था, पर पिछड़ों को प्रमोशन में आरक्षण कभी नहीं मिला है, इसकी मांग हुई थी, वो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, और वो जानकारी नहीं है, वो अपनी दुरुस्त कर ले जानकारी। आलोक अवस्थी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछड़े और दलितों की सेंट्रिक पॉलिटिक्स, एक सेकंड पीयूष जी रुक जाओ, सिस्टमेटिक डिबेट करेंगे, हम आपको समय देंगे, अपनी बारी में बोलिएगा तो ज़्यादा उचित होगा, कृपया शांत हो जाएं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछड़े और दलितों को सेंट्रिक करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा पैकेज है कि आप इन अलायंस के साथ लड़ेंगे, वो भी तब जब मायावती का रोल थोड़ा अभी क्लैरिटी नहीं है? देखिए, आप हम 10 साल से केंद्र में सत्ता में हैं और 8 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में हैं। हमारे किए हुए काम हमारी भाषा बोल रहे हैं और हमारी वाणी को सिद्ध कर रहे हैं। अगर हम गलत होते, हमने सबको समान अधिकार ना दिए होते, तो देश की जनता ने हमको उखाड़ के केंद्र में फेंक दिया होता, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको उखाड़ के यूपी में फेंक दिया होता। तो यह तो कौन दल हाशिए पड़े है, कांग्रेस का खाता नहीं खुल पा रहा है। 2 विधानसभा सीटों पे और 2 बटन वोट पे पिछले विधानसभा में कांग्रेस खड़ी थी। समाजवादी पार्टी अभी 10 सीटें उपचुनाव की लड़ी है, 9 सीटें भाजपा जीती है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उसका कहीं हिस्सा नहीं दिया, कांग्रेस को किनारे बैठा के रखा। जैसे कांग्रेस ने इनको मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और हरियाणा में किनारे बैठा के रखा समाजवादी पार्टी को, इन्होंने बदला यहाँ पर ले लिया। तो काहे का इंडी अलायंस चल रहा है। दूसरी बात मैं कांग्रेस को एक जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपकी इस डिबेट के अंदर कहा कि देश के एक सांसद को गद्दार बता रहे थे। वो गद्दार क्यों बता रहे थे वो स्पष्ट करें,
और मैं पूछना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी कि राहुल गांधी जी को क्या कहें जो देश के बाहर जाकर के भारत की बुराई करते फिर रहे, उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाए, यह भी आप बता दें। मैं आपकी तरह उनको शब्द नहीं दूंगा, आप बता दें आपके नेता को क्या कहें जो वह जाकर बता रहे कि महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली हो रही है, आप झारखंड में चुनाव जीत रहे हैं तो वह चुनाव अच्छा हो रहा है, प्रियंका वाड्रा वायनाड में जीत रही तो चुनाव अच्छा हो रहा है, जिस चुनाव में नकारेपन की वजह से आपका नेता हार रहा है तो वहां जाके बताता है कि जो वहां चुनाव में बेईमानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में खाता क्यों नहीं खुल रहा है कांग्रेस का 37 साल से? इसीलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि बेईमानी आपके जो है रगरग में घुसी हुई है। कांग्रेस जो है हमेशा से दलितों को बेवकूफ बनाती आई है, मुसलमानों को बेवकूफ बनाती आई है, पिछड़ों को बेवकूफ बनाती आई है। आज जो है वो पीडीए का नारा बता रही है। क्यों नहीं नेता आपके यहाँ अपनी पार्टी के अंदर जो है अपने अध्यक्ष बनाकर बैठाते हैं किसी ऐसे नेता को जो पीडीए समाज से आता हो? बनाइए मुसलमान अपने अध्यक्ष, पार्टी बनाइए। सर एक सेकंड रुक जाओ, आप अपने अध्यक्ष का स्टेटस क्लियर करें। सर आप शांत रहो सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं सर प्लीज बोलने दीजिए, कंटिन्यू। आप अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रहे? देखिए कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सबके पास अध्यक्ष बुक है। आगे 25-50 साल तक एक ही परिवार से अध्यक्ष होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता है और हमारे यहाँ हमेशा अध्यक्ष बदलते हैं और हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते कि हमारा अध्यक्ष आगे कौन होगा। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, ये अचानक से सपा वालों का कैसे मन बदल गया, जबकि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में आपके अनुभव भी बड़े काफी कड़वे थे उनके साथ, अचानक से इनके तेवर क्यों बदले? चिरकुट कह दिया गया था, नेता को मन पागल कहा गया था, ये समझौता करके। अब आप संयम रखो। सुरेंद्र जी कंटिन्यू। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूं आलोक भाई, मैं सबसे अनुरोध करूंगा अपने अपने बोले, बहुत अच्छी डिबेट आज हो रही है। बड़े अच्छे इंसान हैं। एक पुराना शेर है भाजपा के लिए कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें और रग रग में अय्यारी हो और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। सुप्रीम कोर्ट को सीधे चैलेंज करने वाला निशिकांत दुबे, संविधान को सीधे खत्म करने वाले निशिकांत दुबे को अगर आप गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नंबर एक। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी ने तो 2018 में जब हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीते थे तब भी ईवीएम पर सवाल उठाया था। खैर आज की डेट में आपको बता देता हूं आलोक अवस्थी जी कि 5 साल में महाराष्ट्र में 35 लाख वोटर बढ़े थे और मात्र 4 महीने में महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ गए थे। ये जो जिन्न है ना, जादू, ये कहां से लाए हैं आप? ये सवाल पूरी दुनिया में तैर रहा है, हिंदुस्तान में पहले से तैर रहा है। 2006 में बीच में बीच 2006 में 42 लाख वोटर बने, सरकार बीच में नहीं बोला। आप इस समय वोटर घटे और या फिर ब्रजेश मिश्रा जी आप बोले सर, आप बोलिए सर, आपको पूरा समय दे रहे हैं, आप बोलिए। ये आजकल इनका मन कैसे बदल गया उदयवीर जी का? जी, और तीसरी बात मैं खाली बता करके उदयवीर जी वाली भी बात बता रहा हूं। तीसरी बात, 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक 65 लाख नए वोटर आप वोट डाल देते हैं, तो ये बात सवाल उठेंगे और ये बात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब जगह उठेंगे। अब आप आ जाइए उदयवीर जी का। हम लोगों का उनका गठबंधन खत्म ही कब हुआ था? कहते हैं ना दिल्ली में प्रवेश की खातिर, सुन लीजिए सर, दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। हम लोग नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान विरोधी सरकार है, जो देश में संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, उसके सामने हो सकता है कि आपकी पोजीशन पॉलिटिकली स्ट्रांग हो रही हो ग्राउंड पे, इस कारण उदयवीर दबाव में आ गए हो। नहीं, तो अगर हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, उदयवीर जी की पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, सब लोगों की पोजीशन अल्टीमेटली अंततोगत्वा रिजल्ट एक है कि मोदी जी की सरकार को बढ़ा के उनका खेत कब्जा कर लोगे। मुझे उनके खेत की चिंता है। आपको खेत की उनके चिंता नहीं है, आपको खेत की आलोक अवस्थी जी की चिंता है। चिंता भाई हमारे क्यों नहीं चिंता करेंगे? इनका पूरा खेत हम राजनीतिक रूप से एक बंजर बनाएंगे, इनका पूरा खेत हम खत्म करेंगे, इनके पूरे खेत पर जो है पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का। थोड़ा सा वक्त चाहिए। पीयूष मिश्रा, हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप? बीच में क्यों बोल रहे थे पीयूष? साहब बोलिए। सपा के हमारे जो बड़े भाई उदयवीर जी, उन्होंने क्या कहा कि जो प्रमोशन में आरक्षण, मैं एक प्रतिष्ठित, मैं नाम नहीं लूंगा, प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल खोला हूँ, उसमें क्या क्या लिखा है साफ साफ आपको सुनाई पड़े। एक बार फिर से उदयवीर जी ध्यान से सुनिएगा। 2005 को यूपी में सत्ता संभालने के बाद पिछड़ों को नहीं मिलता प्रमोशन में आरक्षण, वो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को मिलता है। मुद्दे पर आओ, टाइम मत वेस्ट करो। SC/ST का तो इनका जो SC/ST का दलित प्रेम है, ब्रजेश समाजवादियों का दलित प्रेम है, ये चाहे गेस्ट हाउस कांड हो, चाहे ये प्रमोशन में आरक्षण का हो, सबसे विदित सत्य रहा। और बताऊं मैं
ब्रजेश जी बड़ी बात कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। समाजवादी पार्टी को उसको अपने वोट का जनाधार पता लग चुका है कि 2027 में वो कहां जाने वाली है, इसीलिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज ये घोषणा की है। और एक बात बताऊं, समाजवादी पार्टी आजकल एक नया अभियान चला रही है जिसका नाम है महापुरुष हड़पो अभियान। उसी महापुरुष हड़पो अभियान के तहत ये अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, आए दिन किसी न किसी की जयंती उठा रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि थैंक यू सर, कुछ भी वोट मिल जाए और हम थोड़े से मजबूत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमएच खान। क्या मुसलमान अभी सबको पता है देश की राजनीति में, धन्यवाद सर, तो ये थैंक यू पीयूष जी, अभियान चलाकर बहुत शुक्रिया, एकत्रित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। क्या मुसलमान वाकई में हाशिए पे लग गया है? अब उसकी कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं? बिल्कुल हाशिए पे लग गया है। बहुत मुझे एक दिन उस पर डिबेट सेपरेटली करनी पड़ेगी। नहीं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए आपके चैनल पर भी कहीं मेरा नाम नहीं आ रहा है कि आप भी कुछ कहे हैं, हमने भी कुछ कहा है। सुरेंद्र जी का नाम आ रहा है, इनका नाम आ रहा है, यहाँ भी ये पार्शियलिटी हो रही है, जबकि आपका आशीर्वाद है, इनका कुछ नहीं है। कमाल है। अरे नहीं, मेरा भी नहीं आ रहा है। नहीं, आपका नहीं आ रहा, आप जानिए। हम तो कह रहे हैं मुसलमान। अच्छा, कितनी इज्जत से आपको आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन ये लोग अपने यहाँ से तो अन्याय खत्म करिए। आप नहीं तो कर रहा हूँ मैं, आप ही की पहले यहाँ देखिए, आज तो कांड हो गया तो है, पकड़ नहीं, ठीक बात, मैं इंश्योर करूंगा, आप चिंता न करें। दूसरी बात यह देखिए, मुसलमान 20% से 21% है, किसी के मुंह से निकल नहीं रहा मुसलमान। अगर होता तो सुरेंद्र राजपूत को चिंता होती, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए तो है, हम कह तो रहे ना, इनके मुंह से निकल रहा है, उदयवीर जी के मुंह से निकल रहा मुसलमान, न उनके मुंह से निकल रहा। आलोक जी के केवल मुंह से निकला, इनको बधाई दो। नहीं, आलोक जी अगर आंकड़े रखूंगा जब ये बोलने, आलोक जी अगर हम सर दूंगा समय, लास्ट में आप दोनों को समय दे दूंगा। 403 सीटें मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है, तो क्या 403 जीत जाएंगे? अरे क्या सबसे खराब सीट जो है वो मुसलमानों को दे दो 10 टिकट, क्यों नहीं देते हो? नफरत है आप मुसलमानों से। प्रेम नहीं, नफरत है मुसलमानों से, नफरत आगे बढ़ाना चाहते हैं। पसमानदा होता ही नहीं कुछ है। मिश्रा जी, फिर मैंने आपसे कहा था मुल्ला कट मुल्ला, जब कहा था योगी आदित्यनाथ जी ने, पसमानदा कुछ होता ही नहीं मुसलमान, होता है तभी तो ढूंढ के लाए। नहीं, गलत ढूंढ के लाए हैं। मुल्ला कहां से लाए, कट मुल्ला कहां से लाए? दानिश अंसारी कितनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, दानिश अंसारी कुछ नहीं। देखिए, मुसलमानों में सब बराबर हैं, सब मस्जिद में जाके बराबर खड़े होते हैं। कहीं बराबर नहीं है, अलग अलग है। महिलाओं का मंदिर में घुसने नहीं देते हैं, मुसलमान जो है खान साहब मैं करूंगा डिबेट इस पे। ओके देवकीन, मैं सेपरेटली टाइम दूंगा, वायदा आपसे। नहीं, ये गलत बात कही है। सही बात नहीं बटी हुई है। अब उत्तर प्रदेश की जो पिछड़े और दलित, सर आप लोग सिर्फ देवकी नंदन जी, अरे आप शांत हो जाएं। खान साहब धन्यवाद। ये मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि क्या दलित वोट इतने महत्वपूर्ण हो? बिल्कुल। दरअसल क्या है, दलित वोट है कितना, करीब 17 से 18% के आसपास दलित वोट है। और जो अभी हसन साहब कह रहे हैं, ये सॉरी, आप देखो ये पार्शियलिटी आपने, ये मैंने नहीं, सॉरी खान साहब, वहां भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। नहीं तो जैसे करीब चला दो भैया, करीब बवाल करा, सिर्फ आप ही एक फेयर है और कोई नहीं। करीब 18-19% 18% के आसपास, 19% के आसपास ये भी हैं। तो 18 और 18 क्या होता है, 36% हो जाता है। अगर कांग्रेस इसके साथ मिल जाती है, बीजेपी का वोट शेयर कितना था पिछली बार, 41% के आसपास था। 41% वोट शेयर बीजेपी का था। अगर आप 2024 को आप देखिए तो 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो बीजेपी से 1.5% ज्यादा था। 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलाकर के 240 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जिस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपर हैंड है, बीजेपी डाउन साइड में। फटाफट 2 सवाल करता हूं जिनका जवाब उदयवीर जी ने भी नहीं दिया और सुरेंद्र जी ने। बिल्कुल। क्या ये दबाव में गठबंधन बना है? क्या समाजवादी पार्टी ने मन कैसे बदला? नहीं, देखिए मन नहीं बदला है। समाजवादी पार्टी एक बात, या कांग्रेस मजबूरी हो गई? एक बार उदयवीर जी की मैं सहमत हूं कि जिसके साथ अखिलेश यादव गठबंधन करते हैं दिल खोल करके करते हैं, और सीट डाउन होकर के, मतलब खुद डाउन होकर के 17 सीट दे दी तो ज्यादा दे दिया, आपको अखर रही है? नहीं, मुझे अखर नहीं रही है। मैं कह रहा हूं अखर नहीं रही। ये ऐसा वो ज्यादा दे दी चाहिए तो जीत पाए, ऐसा वो करते हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट जीत करके आए। अब आपने जो सवाल किया कि क्या मजबूरी में ऐसा किया है, दबाव तो कुछ, दबाव तो है, दबाव है मायावती, क्योंकि कांग्रेस छिटक सकती है मायावती की तरफ।
कि दलित क्या दलितों में राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है? बिल्कुल, देखिए दलितों में बढ़ी है और मुस्लिमों में बढ़ी है। यही मजबूरी है। अगर समाज सर थैंक यू सर। अब 20 सेकंड आप सर प्लीज आज सहयोग कर दो, पक्का समय बस दूंगा। एक सेकंड पूरी बात दूं। अगर राहुल गांधी बीएसपी के साथ चले जाते हैं तो पूरा मुसलमान समाजवादी पार्टी से हट करके कांग्रेस के साथ चला जाएगा, ये है उनकी मजबूरी है। ऑलराइट, आलोक जी 20 सेकंड आप कुछ कह रहे थे। हाँ, 20 मैं खान साहब की बात को मैं तवज्जो देते हुए कहूंगा कि मुसलमानों के लिए हम लोगों ने क्या किया। देश के अंदर मुस्लिम 15% की आबादी पर बैठा हुआ है। 20%। यह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। 20%। पीएम आवास योजना में 31% हिस्सा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है। जो गैस की योजना 37% गैस जो है मुसलमानों को परिवार को दी है। मुद्रा लोन में 36% मुद्रा लोन जो है मुसलमानों को मिला है। किसान सम्मान में 33% पिछड़े दलितों के लिए क्या है? मुसलमानों को मिला है। स्किल इंडिया में 22% हिस्सा, मतलब आबादी के अनुपात में दुगने से ज्यादा जो है मुस्लिम को मिला है। हमारी सरकार मुस्लिम से भेदभाव नहीं करती है। आप सहयोग करो। आलोक अवस्थी जी ने जो बताया, बस थोड़ा बताना रह गया कि सांसें कितनी मुसलमान ले रहे हैं, ऑक्सीजन में कितना हिस्सा दिया सर? दुगना दिया है सर। जो परिस्थितियां 2 गुना दिया है। वो अपनी मेहनत से कोई काम कर रहे हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री आवास कौन सा रोजगार है? मेरी बात मैं आपसे क्या कहूं, एक बात इन्होंने कहा। अच्छा, आपने क्या किया मुसलमानों को? 20 सेकंड को 10 सेकंड बचा है सर। अथॉरिटी आप जो कहिए, लेकिन आप ये बता दीजिएगा पिछड़ों के प्रति आप सीरियस हैं तो जाति जनगणना से लेके 69,000 भर्ती तक आरक्षण वाले लाठी खाते घूम रहे हैं, इनका क्या हो रहा है? और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी आलोक जी का धन्यवाद। आज पहली बार इन्होंने वफ पे बोलते बोलते कहा ये मठाधीशों के खिलाफ। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। नो टाइम सर, नो टाइम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।